नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी की जिनकी लाइफ स्टोरी सुन के आप बोलेंगे वाह, क्या ये सच में पॉसिबल है। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो कभी एक गांव की छोटी सी गलियों में पैदा हुई, सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी हो गई, मुंबई के स्लम में घरेलू हिंसा सही और सुसाइड तक करने की कोशिश की और आज वो एक करोड़ों के एम्पायर को संभालती है। ये रियल लाइफ कहानी है जीरो से हीरो तक की। ये कहानी है एक रियल लाइफ स्लमडॉग मिलियनर की। ये कहानी है अटूट विश्वास, लगन और मेहनत की। ये कहानी है कल्पना सरोज की, जिन्होंने न केवल खुद की जिंदगी को संवारा बल्कि एक डूबती हुई कंपनी को जमीन से उठाकर करोड़ों की वैल्यूएशन तक पहुंचाया। तो कहानी शुरू होती है 1961 में महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के रोपरखेड़ा गांव से। एक सिंपल मराठी बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म हुआ कल्पना जी का। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी उनके पिताजी पास ही के गांव में कांस्टेबल थे। कल्पना जी के पापा उनकी पढ़ाई को लेकर काफी प्रोग्रेसिव थे, चाहते थे कि बेटी पढ़े लिखे, नाम रोशन करे। कल्पना जी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उस समय समाज में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। स्कूल में उनको अलग बिठाया जाता था, स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची और इतना भेदभाव। और फिर जब कल्पना जी सिर्फ 12 साल की थी, उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो आ गई मुंबई, एक स्लम में अपने पति के परिवार के साथ। लेकिन ये मुंबई उनके सपनों का शहर नहीं, नाइटमेयर बन गया। अगले 6 महीने वो उनके लाइफ के सबसे मुश्किल दिन थे। उनके इन-लॉज उन्हें सही ट्रीट नहीं करते थे। She had to face a lot of difficulties. ये दर्द और बेइज्जती इतनी गहरी थी कि उसकी छाप उनके दिल पर हमेशा हमेशा के लिए रह गई। हर दिन एक नया इम्तिहान था। उनके पापा ने जब उनकी ये हालत देखी तो वो उन्हें वापस गांव ले आए, लेकिन उन्हें अपने गांव में भी सुकून और चैन नहीं मिला। गांव वाले उन्हें ताने मारते थे, भला बुरा सुनाते थे। ये सोशल प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक दिन कल्पना जी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सोचिए, एक 12 साल की लड़की की मेंटल सिचुएशन क्या होगी, उनपे क्या बीती होगी जब उन्होंने सुसाइड करने की सोची होगी। क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। कल्पना जी की पढ़ाई 7th स्टैंडर्ड के बाद ही रुक गई थी। पापा चाहते थे कि वो और पढ़े, पर शादी और उसके बाद गांव वालों के ताने उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया और इस बार कल्पना जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब वो महज 16 साल की थी, उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया। वो वापस मुंबई आ गई, अपने अंकल के पास, और एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। ये उनके लिए एक बड़ी बात थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनको समझ आया कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। ये रियलाइजेशन तब और गहरा हो गया जब उनकी छोटी बहन की डेथ हो गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैमिली के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। इस ट्रेजेडी ने कल्पना जी के अंदर आग लगा दी। उनको समझ आ गया कि अब उन्हें कुछ करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। और जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना, उस एक्सपीरियंस ने उनको ये भी सिखाया कि मेरी लाइफ मेरी है और मुझे इसे कंट्रोल करना है। वो और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो गई। यही वो कल्पना थी जो आगे चलकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई और डूबती हुई कंपनीज के लिए सहारा बनी। क्या आप तैयार हैं उनका अगला कदम देखने के लिए? तो 1984 में कल्पना जी ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत उनको गवर्नमेंट से 50,000 का लोन मिला। इन पैसों से उन्होंने कल्याण में अपना टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया। और सिर्फ टेलरिंग ही नहीं, उन्होंने फर्नीचर रीसेल का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन कल्पना जी का दिमाग सिर्फ यही तक नहीं रुका। उन्होंने रियल एस्टेट में भी ढेर सारा पैसा बना लिया था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कमानी ट्यूब्स को रिवाइव करने से पहले वो एक सफल बिजनेसवुमन बन चुकी थी। क्या ये उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड का सबूत नहीं है? इनिशियल डेज में चैलेंजेस तो थे, पैसे की कमी, बिजनेस की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और वही पुराना सोशल प्रेजुडाइज। लेकिन कल्पना जी ने हार नहीं मानी। वो दिन के 16-16 घंटे काम करती थी,
बस एक ही फोकस था, खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने उनकी किस्मत बदल दी। कहानी में ट्विस्ट आता है अर्ली 2000 में। कल्पना जी ने तब तक टेलरिंग, फर्नीचर और रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया था। उनके बिजनेस एक्यूमेन के चर्चे होने लगे थे। तब कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स उनके पास आए। कमानी ट्यूब्स एक कंपनी जो कभी बहुत बड़ी थी, अब बैंक्रप्सी के कगार पर थी। फैमिली डिस्प्यूट, वर्कर्स की हड़ताल, सब कुछ था। 1989 में तो वर्कर्स को ही कंपनी दे दी गई थी मैनेज करने के लिए, पर वो भी फेल हो गए। कमानी ट्यूब पर 116 करोड़ का कर्ज था। 140 से ज्यादा लीगल केसेस चल रहे थे। कुर्ला में फैक्ट्री बंद पड़ी थी, मशीन्स चोरी हो चुकी थी या खराब थी। हर कोई बोलता था कि इस कंपनी को ठीक करना इम्पॉसिबल है, ये तो डूब चुकी है। क्या कल्पना सरोज, जिसका कॉपर ट्यूब्स इंडस्ट्री में कोई अनुभव नहीं था, इस मुश्किल को पार कर पाएगी? पहले तो वो डर गई, सोचने लगी ये मैं कैसे करूंगी। लेकिन जब उन्होंने वर्कर्स और उनकी फैमिलीज की डेस्परेट कंडीशन देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी। दोस्तों, कमानी ट्यूब्स को दोबारा खड़ा करना कोई छोटा काम नहीं था, बल्कि मुश्किलों का एक पहाड़ था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी कंपनी पर चढ़ा 116 करोड़ का कर्जा। इस पर लगा ढेर सारा पेनल्टी और इंटरेस्ट बैंक को देना था। कल्पना जी को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली निगोशिएशन करना पड़ा और यहां तक कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की। उनकी कोशिशों से एक वन टाइम सेटलमेंट तो हो पाया, जिसमें काफी इंटरेस्ट और पेनल्टी अमाउंट माफ हो गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जो उनके जिद्दी इरादों को दर्शाती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कंपनी 140 से ज्यादा लीगल केसेस में फंसी हुई थी और हर केस को सुलझाना एक अलग जंग थी। इसके ऊपर 2 वर्कर यूनियंस के बीच कल्पना जी ने ट्रस्ट बनाने और उन्हें एक साथ लाने का मुश्किल काम भी किया। कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए नए फंड्स और इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना भी एक बड़ी चुनौती थी। और क्या आप जानते हैं, जब वो कंपनी के डिस्प्यूटेड लैंड एसेट्स को हैंडल कर रही थी तो उनको जान से मारने की धमकियां भी मिली, लैंड माफिया से। सोचिए कि ऐसी औरत जो इन सब प्रॉब्लम में अकेली खड़ी थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। ये कैसा हौसला था। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कल्पना जी ने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने एक कोर टीम बनाई जिसमें 10 प्रोफेशनल्स थे, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ और गवर्नमेंट रिलेशंस के एक्सपर्ट्स। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री को कुर्ला से हटाकर वाड़ा शिफ्ट किया और वहां नई मशीन्स लगाई, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ठीक किया गया और एक बिल्कुल नया वायबल बिजनेस मॉडल बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने वर्कर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। उनके सालों से पेंडिंग वेजेस दिलवाए, जिससे वर्कर्स का ट्रस्ट वापस आया और उन्होंने कल्पना जी का पूरा साथ दिया कंपनी को दोबारा खड़ा करने में। और फिर शुरू हुआ कमानी ट्यूब्स का इनक्रेडिबल कमबैक। 2001 से 2006 के बीच उन्होंने ढेर सारे कंपनी की लीडरशिप संभाली और 50 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। उनकी मेहनत रंग लाई और 2006 में वो ऑफिशियली कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन बन गई। उनके नेतृत्व में कंपनी ने तेजी से प्रोग्रेस की। 2009 में कमानी ट्यूब्स सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट यानी सीका से बाहर आ गई। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कंपनी की रिकवरी का सिग्नल था। अगले साल 2010 में कंपनी के ऑपरेशंस दोबारा शुरू हुए और फैक्ट्री को सफलतापूर्वक वाड़ा शिफ्ट कर दिया गया। कौन सोच सकता था कि इतनी कर्ज में डूबी हुई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन कल्पना जी ने ये कर दिखाया। 2011 तक कमानी ट्यूब्स ने 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 2011-12 तक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंच गया। 2012 में तो कमानी ट्यूब्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 300 करोड़ हो चुकी थी। Isn't it unbelievable? कल्पना सरोज जी के इन अद्भुत प्रयासों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलने लगा। 2013 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए।
उन्हें भारतीय महिला बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर यानी IIMB जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपॉइंट किया गया। 2018 में उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ भी तेजी से बढ़ी। 2020 में $112 मिलियन और 2023 तक ये फिगर 917 करोड़ तक पहुंच गई। दोस्तों, कल्पना जी की ये कहानी सिर्फ कमानी ट्यूब्स के रिवाइवल तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं, जब उनकी लाइफ में उनके दूसरे पति समीर सरोज का निधन हुआ तो 1979 में उन्होंने उनका स्टील कबर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी संभाला। उन्होंने हर मुश्किल को एक नए मौके में बदल दिया। उनकी बिजनेस स्किल सिर्फ एक सेक्टर तक ही नहीं बंदी थी, उन्होंने तो फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाए। केएस फिल्म प्रोडक्शन नाम की अपनी कंपनी शुरू की और उनकी पहली मूवी कई लैंग्वेजेस में भी डब हुई। ये दिखाता है कि ये एक ऐसी खिलाड़ी है जो हर मैदान में जीतना जानती है। जब हम कल्पना जी की सोच की बात करते हैं तो उनकी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा संदेश है। वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है और डॉक्टर अंबेडकर की टीचिंग से बहुत इंस्पायर्ड भी है। वो हमेशा इस बात पर जोर देती है कि कांस्टेंट हार्डवर्क, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ आपके सपने सच कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनकी कहानी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ स्ट्रगल, हिम्मत और जीत की दास्ता है। तो दोस्तों, कल्पना सरोज की लाइफ एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना इंस्पिरेशन से भरा है। जाति भेद, चाइल्ड मैरिज, अब्यूज, गरीबी, कर्ज, जान से मारने की धमकियां, उन्होंने सब कुछ देखा है, लेकिन वो रुकी नहीं, थकी नहीं, हारी नहीं। उन्होंने खुद को संभाला, हर मुश्किल को एक मौका बनाया और अपनी मेहनत और सेल्फ बिलीफ से एक ऐसी कहानी लिखी जो लोगों को बताती है कि अगर आप में हिम्मत है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये थी एक ऐसी शेरनी की कहानी जो आज लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर कल्पना सरोज जी की इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता आपका शेयरिंग का ये छोटा सा एक्ट किसी की दुनिया बदल दे। नमस्ते।